नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह, भाग 1, गद्य पाठ संख्या 2, मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो आइए सबसे पहले लेखिका का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात में हुआ था। दोस्तों, ये पश्चिम पंजाब का गुजरात है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। जब देश का विभाजन हुआ तो कृष्णा सोबती जी दिल्ली आकर बस गई। वे एक उत्तम प्रकार की कथाकार और उपन्यासकार है। उनकी प्रथम कहानी लामा थी, जो 1950 में प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सारे उनके उपन्यास है। बादलों के घेरे उनका एकमात्र कहानी संग्रह है तथा ए लड़की, तार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, जैनी मेहरबान सिंह आदि उनकी लंबी कहानियां हैं, या कहें कि उपन्यासिका है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये उनके शब्द चित्र या संस्मरण हैं। इसके अलावा मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, जो 2017 में प्रकाशित हुआ, तथा मार्फत दिल्ली, लेखक का जनतंत्र, ये दो जो 2018 में प्रकाशित हुए, ये उनके विचार संवाद है। कृष्णा सोबती जी के साहित्य में महिला सशक्तिकरण और स्त्री जीवन की जटिलताओं का चित्रण मिलता है। लेखन के जरिए वे खुद से संवाद करती हो ऐसा लगता है। संयत लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता उनकी विशेषताएं हैं। उनको मिले पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान उन्हें प्राप्त है। हिंदी अकादमी शला का सम्मान उन्हें मिला हुआ है। साहित्य अकादमी का फेलो भी उन्हें बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। और 2017 में भारत के साहित्य क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। दोस्तों, 2015 में असहिष्णुता के नाम पर जब बहुत सारे कवि, लेखक, साहित्यकार और कलाकारों ने अपने पुरस्कार सरकार को वापस लौटाए, इसमें कृष्णा सोबती जी ने भी अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस लौटाया था। ऐसी एक जुझारू लेखिका है कृष्णा सोबती जी। ये हुआ उनका अल्प परिचय। अब बात करते हैं पाठ की। तो सबसे पहले पाठ का अल्पसार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस पाठ में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का चित्रण किया है। साथ ही लेखिका उनकी मुलाकात लेती है और उनके साथ संवाद करके बहुत सारी जानकारी वे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने का हुनर जानते हैं, जिसके लिए वे मशहूर है। तो लेखिका उनसे मिलकर उनसे माहिती ले रही है। मियां नसीरुद्दीन लेखिका को अपने हुनर की तालीम का ब्यौरा देते हैं और अपने खानदानी नानबाई होने का वो गौरव भी प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ खानदान की बढ़ाई के लिए बादशाह के शाही बावर्ची खाने में उनके बाप दादा काम करते थे, ऐसी बात भी बता देते हैं, किंतु बादशाह का नाम नहीं बता पाते। पाठ के अंत में वे बेकद्र पेट भरने वालों से नाराजगी प्रदर्शित करते हैं। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। शुरुआत में ही लेखिका ने दिल्ली का चित्र हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। एक तो दिल्ली राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ है, दूसरा कहें तो साहित्य के हजारों हजार मसीहों की जहाँ धूम मची रहती है, और तीसरा कलाकारों का भी वह गढ़ माना जाता है, जहाँ
तरह तरह के इल्मी कलाकार पाए जाते हैं। और इस पाठ में जिनकी बात होने वाली है वे मियां नसीरुद्दीन भी एक कलाकार ही है और वे अपने आप को नानबाई का मसीहा मानते हैं। तो दोस्तों, तंदूर पे जो रोटी बनती है मैदे की, उसे हम नान कहते हैं और इसीलिए उसे बनाने वाले को नानबाई कहते हैं। और वे नानबाइयों के मसीहा इसलिए क्योंकि वे कई तरह की रोटियां बनाते हैं। तरह तरह की रोटियां बनाने में वे पारंगत है। 2-4 नहीं, 56 प्रकार की रोटियां बनानी उन्हें आती है। इस कला को उन्होंने ही जीवित रखा है और उनके जैसा दूसरा कोई नानबाई पूरे दिल्ली के बाजार में नहीं है। तो मसीहाई अंदाज से वे रोटियां भी बनाते हैं और खानदानी नानबाई भी है। एक दिन भरी दोपहर ही जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर लेखिका निकलती है और वहां एक निहायती मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख वहां ठिठक कर रुक जाती है और पूछती है तो पता चलता है कि ये खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। मियां नसीरुद्दीन अंदर चारपाई पर बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। उनके चेहरे पर भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई देते हैं। मियां नसीरुद्दीन भी लेखिका को ग्राहक समझते हैं और पूछते हैं, फरमाइए, यानी कि आपको क्या चाहिए। लेखिका झिझक कर कहती है कि हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मियां नसीरुद्दीन भी पंचहजारी अंदाज में कहते हैं कि निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो बताइए आपको पूछना क्या है। दोस्तों, ये पंचहजारी अंदाज मतलब 5000 सैनिकों का सेनापति हो, ऐसे रुआब से वह बात करता है और साथ ही पूछता है कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी कि अखबार वाले तो नहीं हो। और कह देते हैं कि हम तो अखबार लिखने वालों और पढ़ने वालों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। फिर कहते हैं कि चलो, यहाँ तक आने की तकलीफ आपने उठाई ही है तो पूछ लीजिए जो पूछना है। तो लेखिका पूछती हैं कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का यह इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो मियां नसीरुद्दीन अपनी आंखों के कंचे इस तरह से लेखिका पर फेरते हैं कि पता चल जाता है कि उनको यह सवाल अच्छा नहीं लगा और तरेर कर वे कहते हैं, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? कहाँ जाएगा? नगीना साज के, आईना साज, मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? यानी कि वे कहना चाहते हैं कि यह हमारा खानदानी पेशा है, हमें कहीं और किसी और से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कारीगर वर्ग होता है वह उनका खानदानी जो हुनर है वह उनके बच्चों में साहजिक रूप से ही दिखाई देता है। और मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि हमारे बाप दादा का हुनर था और उन्हीं से हमने ये पाया। जब हमारे वालिद मरहूम इस जहां से उठ गए तो हम इस दुकान पर बैठ गए। लेखिका जब पूछती हैं कि आपके वालिद, तो मियां नसीरुद्दीन एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं और अपने पिता और अपने दादा की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं, हमारे वालिद मशहूर थे बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आइए आगे बात करते हैं। लेखिका पूछती है कि आपको इनमें से किसी की कोई नसीहत याद हो तो बताइए। तो मियां कहते हैं, नसीहत का है कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। तो लेखिका कहती कि ठीक कहा आपने, लेकिन फिर भी जब आप इस काम पर लगे तब वालिद ने कुछ तो कहा होगा। तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि ठीक है, आपको अब कहलवाना ही है तो मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चा पढ़ने बैठता है तो उस्ताद सिखाते हैं, वो सीखता है। उस्ताद यानी मास्टर साहब जो सिखाते हैं बच्चा सीखता है, किंतु जब उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरते हैं तो शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी कि मार पड़ती है तो हुनर आने लगता है। बीच में मियाँ आते जाते लोगों से भी बात करते रहते हैं
लेखिका उनसे पूछती है कि आप कुछ दूसरी पढ़ाई की बात कर रहे थे। तो मियां नसीरुद्दीन सुकरात की भांति सिर हिलाकर कहते हैं। दोस्तों, ये सुकरात मतलब सोक्रेटिस, जो बहुत बड़ा तत्वचिंतक हो गया। तो मियां नसीरुद्दीन भी सोक्रेटिस की ही तरह सिर हिलाकर कहते हैं कि बच्चा अगर पहली और दूसरी कक्षा में जाए ही नहीं और सीधा तीसरी कक्षा में बैठ जाए तो अगली 2 कक्षाओं का क्या होगा। तो मियां नसीरुद्दीन तो यहाँ जवाब देने के बजाय सामने सवाल करते हैं। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए कहते हैं कि हम बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आंच देना, ये सारे काम अगर हम न सीखते तो क्या सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। यानी कि किसी हुनर को सीखने के लिए उसकी जो बेसिक चीजें हैं उसे सीखना भी जरूरी है। यानी कि मियां नसीरुद्दीन कहना चाहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यानी कि प्रशिक्षण का भी शिक्षण होना चाहिए। कोई हुनर या कला सीखने के लिए प्रशिक्षण का शिक्षण आवश्यक है। कौन सी विधि से सीखा जाए यह सीखना भी जरूरी है। लेखिका ने भी माना और सिर हिलाया। फिर लेखिका प्रश्न करती हैं कि आप कुछ बता रहे थे, कुछ खानदानी नानबाई है आप, तो क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है। तो मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि हाँ, बहुत नानबाई तो है, पर हमारे जैसे खानदानी कोई नहीं है। फिर अपने खानदानी होने की बड़ाश में वे ऐसे बताने लगते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियां नानबाई, कोई नई चीज खिला सकते हो, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। तो लेखिका पूछती है कि बनाई कोई ऐसी चीज। तो मियां कहते कि बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लेखिका को लगता है कि उनके यहाँ आने का प्रभाव मियां नसीरुद्दीन पर पड़ा है। मियां को शायद लग रहा है कि वाह, हम कितने ख्यातनाम है कि लोग हमारा हुनर जानने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। लेखिका पूछती है कि वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। तो मियां कहते हैं कि वो हम आपको बताएंगे नहीं, और कहते हैं कि वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। और यह कहावत जब भी गढ़ी गई होगी, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही यह कहावत पूरी उतरती होगी। लेखिका भी मानो उनके मजे लेना चाहती हो। वे कहती हैं कि कहानी सच्ची भी है कि। तो मियाँ भी तरेर कर जवाब देते हैं कि क्या झूठी है, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से भी क्या रोटी पकेगी। फिर बीच में मियाँ किसी रहमत को पुकारते हैं और कहते हैं कि लड़की रुमाली लेने क्यों नहीं आई, शाम को मंगवा लेना। आइए आगे बात करते हैं। तो बीच में रहमत को वे पुकारते हैं और कहते हैं लड़की रुमाली लेने क्यों नहीं, उसको शाम को भेज देना। लेखिका मियां नसीरुद्दीन से कहती हैं कि एक बात और बताने की जहमत आपको उठानी पड़ेगी। तो मियां भी कहते हैं पूछिए, जान तो न ले लोगे, और उसमें भी कहाँ देर है, 70 के तो हम हो चुके हैं। तो लेखिका कहती हैं कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो मियां कहते हैं यह बात तो पहले हो चुकी है। तो लेखिका पूछती हैं कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो मियां इस बात का जवाब नहीं दे पाते और इसीलिए कहते हैं अजी, बाल की खाल क्यों निकालने पर तुले हुए हो, बादशाह के यहाँ काम करते थे, इतना काफी नहीं है। लेखिका भी खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है कि है तो काफी, पर जरा नाम बता देते तो वक्त से मिला लेते। तो मियाँ कहते हैं कि वक्त को वक्त से कोई मिला पाया है, जहां पनाह बादशाह सलामत को कौन नहीं जानता। और खींचकर कहते हैं आपको कहाँ बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। फिर बीटर बीटर देखते हुए कारीगर से कहते हैं बब्बन मियाँ जरा भट्ठी सुलगा दो। लेखिका पूछती हैं ये बब्बन मियाँ कौन है। तो कहते हैं कि ये कारीगर है। फिर मियाँ नसीरुद्दीन को नाराज देख उनको न छेड़ने के इरादे से लेखिका पूछती हैं कि ये कारीगर
आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी कि ये आपके शिष्य हैं, आपसे सीख रहे हैं। तो मियाँ कहते हैं शागिर्दी नहीं साहेब, मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, यानी कि तनख्वाह देता हूँ। लेखिका पूछती हैं कि ज्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पकती है। तो मियाँ मानो छुटकारा पाना चाहते हो वैसे कहते हैं कि बाकर खानी, शीरमाल, टाफसान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। और फिर तेवर से घूर कर कहते हैं कि तुनकी पापड़ से भी पतली रोटी होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। फिर एक गहरी सांस लेकर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि उतर गए वो जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी कि कला के कद्रदान अब नहीं बचे, उसका मियाँ नसीरुद्दीन को दुख है। यहाँ कृष्णा सोबती जी का यह संस्मरण पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।